So heading is the satellites. So heading is the satellites. And here we'll discuss about the all 5 types of satellites. Those I told you in the previous lecture. And the satellites are here, guys, like the one, as you people have seen, was the experimental satellite. The one was the experimental satellite. The second was the university satellite. So second one is the university satellites. Third one was the remote sensing satellites. So third one was the remote sensing satellite. Fourth one is the Earth observation satellite. Is the Earth observation satellite. And next one is the INSAT oblique GSAT. And next one is the INSAT oblique GSAT. That you people can call as a Indian satellite or geostationary satellites. So these are the 5 satellites. Okay. Those we people are even launched into the various orbits. So the orbit wala part we have finished in the previous lecture. Okay. See, experimental satellites in the beginning those India launch. So सारे के सारे experimental ही थे. शुरुआत में इंडिया हैव नॉट स्टार्टेड यूज ऑफ DTH या फिर टेलीविजन, ऐसा थोड़ी ना तुरंत ही शुरू हो जाएगा. पहले तो वी आर जस्ट लर्निंग कि क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ थोड़ा ध्यान देना. जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स है उनमें सबसे पहले जो था वो आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल. ओके, 19 अप्रैल 1975 आप ऐसे हर कोई जानता होगा. दैट्स इंडियाज हिस्ट्री. ओके, 19 अप्रैल 1975 जब इंडिया का पहला सैटेलाइट भेजा जाता है. इट वाज आर्यभट्ट. इट वाज एन आर्यभट्ट. एंड अनदर पॉइंट अबाउट द आर्यभट्ट के बारे में बात और बता दूं. आर्यभट्ट एक ऐसा सैटेलाइट था जिसको भेजने के लिए वी डिड नॉट हैव ओन लॉन्च व्हीकल्स, यानी हमारे पास अपने लॉन्च व्हीकल उस समय तक नहीं थे. सो आर्यभट्ट को जो हमने भेजा है वो आर्यभट्ट जो भेजा गया इट वाज सेंट विद द हेल्प ऑफ रशियन लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था इंटरकॉस्मोस. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि लॉन्च व्हीकल वो होते हैं जिनकी मदद से वी विल लॉन्च द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट्स. ठीक है, वी विल लॉन्च सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट. तो ये है आर्यभट्ट, और जहां पर हम इंटरकॉस्मोस इज द नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. इट्स अ नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल एंड दैट्स अ रशियन लॉन्च व्हीकल. यू शुड बी वेरी क्लियर. इसका सीधा मतलब है कि भारत की रशिया ने हेल्प किया था. ओके, भारत का जो आर्यभट्ट जो इंडिया की हिस्ट्री है उसमें इन्होंने हेल्प किया था. गॉट इट. सो 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट इंटरकॉस्मोस लॉन्च व्हीकल्स. तो इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट. अगर आप देखो आफ्टर आर्यभट्ट इंडिया लॉन्च्ड SRS, भास्कर, रोहिणी, बहुत सारे हैं. बट हियर दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दिस डेट स्टिल MPPSC एग्जामिनर आस्क्ड. ओके, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया, तो दैट यू पीपल शुड रिमेंबर गाइस. ओके, जैसे SRM सैट, जैसे NUSAT है ना, ये इस तरह के सैटेलाइट्स. SRM सैट जैसे SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, वहाँ के स्टूडेंट्स के अपने सैटेलाइट्स हैं दैट दे हैव डेवलप्ड. उनके अपने रिसर्च स्कॉलर, उनके अपने प्रोफेसर्स, ओके, उन्होंने डेवलप किए हैं. और जब इसरो इवन गोइंग टू यूज ओन लॉन्च व्हीकल्स तो कैरी सैटेलाइट्स, तो वो इन सैटेलाइट्स को भी भेजता है, क्योंकि यही स्टूडेंट्स जो हैं कल को यूनिवर्सिटी वाले कल को बनकर नासा और इसरो के साइंटिस्ट बनेंगे. तो उनके लिए ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको हम SRM सैट और NUSAT के नाम से जानते हैं. सो SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, NUSAT अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सैटेलाइट. तो ये हो गया अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई. तो ये यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट्स है. बट नाउ अ डेज दीज ऑल द नेम्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशंस. इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम रिमोट सेंसिंग की बात करें, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑन ऑर्बिट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट्स भी कहते हैं. सो वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम एज अ पोलर सैटेलाइट. सो कम इनटू द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर पोलर सैटेलाइट्स. ओके, तो बात करते हैं थोड़ा सा रिमोट सेंसिंग और पोलर सैटेलाइट एक्चुअल में होते क्या है, जरा इधर आओ. फाइन. और फिर मैं बताता हूँ ये ही हैं जो आपके पेपर के इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कम हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. So come into the discussion of remote sensing satellites. Okay, remote sensing satellite they are also called as a polar satellite. ये मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था. क्योंकि द पोजीशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो पोलर पोजीशन पे रखता है. आई होप यू गाइज नो वेरी वेल. अगर ये अर्थ है तो पोलर पोजीशन की जो सैटेलाइट्स होती है दैट वी आर कॉलिंग देम एज अ पोलर सैटेलाइट्स. ठीक है. सो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट्स अगर इसके बारे में बात करें
तो यू ऑल गाइज नो वेरी वेल, अगर इसके एप्लीकेशंस पर जाएं तो दे आर वेरी क्लोज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और सबको पता है इसके डिस्टेंस होते हैं लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के आसपास होते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस विथ यू गाइस, और मैं आपसे फिर बोलूंगा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने पीछे की क्लास नहीं सुनी है तो आपको समझने में दिक्कत होगी। टेक्निकल पार्ट है, चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, रैंडम नहीं है। सो आई होप सो यू ऑल पीपल आर लिस्निंग माई क्लासेस। ओके, लगातार 50 to 2000 किलोमीटर पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं, और इनके अगर फंक्शंस देखें, मैंने आपको बोला था ये सैटेलाइट्स अर्थ के काफ़ी करीब होते हैं, और अर्थ के जो करीब सैटेलाइट्स होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं अर्थ के पिक्चर और इमेजेस को लेने के लिए। ओके, सो अर्थ के जो करीब के सैटेलाइट्स होंगे वो अर्थ की बेटर पिक्चर और इमेजेस लेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहाँ पर इस बारे में बात कर लेते हैं। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं मैपिंग वगैरह के लिए। ओके, जब अर्थ के सरफेस की अगर काफ़ी करीब होते हैं, दे कैन टेक द पिक्चर इमेजेस वेरी वेल। किस तरह के पिक्चर इमेजेस? सब कुछ ले सकते हैं दोस्त। यहाँ पे अगर आप बात करो तो पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, होल इंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट दे कैन डू। तो नियर बाई अगर अर्थ के पास है तो दे विल टेक द प्रॉपर बेटर पिक्चर इन इमेजेस ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। ओके, यहाँ क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको, वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आता क्या? बहुत कुछ आता है। आप खुद, यू पीपल कैन गिव मी मेनी ऑफ द एग्जांपल। जैसे मान लो कहीं पर फ्लड आ गया, गॉट इट, इफ एनीवेयर हैव अ अपीयरेंस ऑफ फ्लड, या समवेयर हैव अ चांस ऑफ ड्रॉट सिचुएशंस। ओके, ड्रॉट सिचुएशंस। मान लो कहीं सुनामी हो जाती है, कहीं मान लो स्टॉर्म्स आ जाते हैं, गॉट इट, स्टॉर्म्स आ जाते हैं, है ना। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज होती है, ओके, तो यू नो दैट सैटेलाइट कैन वॉच वेरी वेल लाइक हाउ मच द एरियाज इवन गॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ सिचुएशन, या दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में क्या हो रहा है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा यू पीपल कैन चेक अबाउट द फॉरेस्ट वगैरह को भी इजीली यू पीपल कैन एक्सेस। जैसे फॉरेस्ट में आप 3 चीजें जानते हो, ठीक है, जनरली जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉरेस्टेशन होता है, दैट यू पीपल नो वेरी वेल। कहाँ कहाँ आपने फॉरेस्ट्री और बढ़ाई है, कहाँ आपने प्लांट्स को कट किया है, डिफॉरेस्टेशन किया है, कहाँ आपने ऐसी जगह है जहां पर फिर से कोई जगह थी जो खत्म थी और फिर से यू हैव डन द रिफॉरेस्टेशन। तो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस है ना, यहाँ पर आप आराम से सैटेलाइट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कितने एरियाज में फॉरेस्ट और बढ़ाए गए हैं, कितने कम एरियाज में हुए। दैट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन वॉच वेरी वेल हियर इन दिस केस, ठीक है। एक ये भी बेनिफिट आपको जो होने वाला है, और इसके अलावा लॉट ऑफ सम अदर एप्लीकेशन यू कैन ऑल्सो सी हियर गाइस। Okay, so disaster management, flood, drought, tsunami, storms, forest, deforestation, deforestation, reforestation. इसके अलावा आप प्लांट्स के बारे में देख सकते हैं, फील्ड एरिया को देख सकते हैं। आप फील्ड एरिया को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। यू कैन वॉच प्रोडक्टिविटी वेरी वेल। आप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं, आप अटैक ऑफ लोकस देख सकते हैं। वो ना टिड्डे विड्डे होते हैं, सुना होगा राजस्थान ने मैसिव यू नो अटैक ऑफ लोकस, अक्सर सुनने में आ ही जाता है। तो अटैक ऑफ लोकस काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन ऑल्सो वॉच टू द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स वेरी इजली। यहाँ पर इनका भी यूज कर सकते हैं फील्ड में। अ पार्ट ऑफ द अदर यूजेस लाइक यू नो द फील्ड में आप इसके अलावा यहाँ तक कि क्लोरोफिल कंटेंट तक को बोला गया है कि आप प्लांट के अंदर चेक कर सकते हो। सो क्लोरोफिल कंटेंट तक आप चेक कर सकते हो प्लांट्स के अंदर, प्रोडक्टिविटी, क्लोरोफिल कंटेंट। इसके अलावा अगर आप देखो तो मैपिंग की मदद से बहुत सारे रिसोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं, अर्थ रिसोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं। जैसे वाटर रिजर्वायर्स के बारे में जान सकते हो। ओके, वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट वाटर रिजर्वायर्स। ओके, इसके अलावा वाटर रिजर्वायर्स के अलावा और भी स्टडी आप करना चाहते हैं, ओके, वाटर रिजर्वायर्स कर सकते हैं। इवन अ पार्ट ऑफ द रिजर्वायर अगर आप यहाँ पर जैसे मिनरल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं, मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग, यू कैन डू द मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग ऑल्सो। सो मिनरल्स प्रोस्पेक्टिंग हम कर सकते हैं, मिनरल्स वगैरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें। इवन आपको मैंने ये भी बोला था जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं वो पोल टू पोल चलते हैं, तो डेफिनेटली पोलर एरियाज को भी दे कैन वॉच वेरी वेल। यानी अगर हमें पोलर एरियाज की मैपिंग करनी है, यू वांट टू डू द स्टडी ऑफ पोलर एरियाज, ठीक है ना, तो पोलर एरियाज में क्या देखना चाहते हैं, चलो वहां का वेदर देख लेते हैं ना, वेदर देख लेते हैं ना। और पोलर एरियाज का ही वेदर नहीं, आप अर्थ के नियर बाई सरफेस के पास ही ये सैटेलाइट्स होते हैं, तो आप अर्थ के भी वेदर देख सकते हैं। वेदर कहाँ होता है? वेदर इज अ नियर बाई सरफेस फिनोमेना। आप सब जानते हैं जो मौसम वगैरह होता है जमीन के काफी करीब क्लाउड्स होते हैं, उनके प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं, तो करीब वाले सैटेलाइट से वी कैन वॉच देम वेरी इजली, है ना, वी कैन वॉच देम वेरी इजली। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, वी कैन वॉच देम वेरी इजली, फाइन। तो यहाँ तो अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलर एरियाज। तो पोलर एरियाज में हम क्या कर सकते हैं? पोलर एरियाज में हम अच्छी तरह वेदर की स्टडी कर सकते हैं। वेदर की स्टडी के अलावा हम और काम कर सकते हैं। What we can do here in the polar areas are part of the weather studies. See guys, यहाँ पर आप मेल्टिंग ऑफ आइस भी देख सकते हैं, गॉट इट, मेल्टिंग ऑफ आइस भी कर सकते हैं। मतलब जो बर्फ वगैरह है वो जो पिघली है, कितने एरियाज में, मतलब दैट एरियाज इवन इफेक्टेड, ये सारी स्टडी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
So melting of ice in the polar areas you can also do here. So melting of ice in the polar areas you can also do here guys. इसके अलावा और भी चीज़ें हैं. ओके इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे मैपिंग से आप ये भी कर सकते हैं, मतलब उस एरिया में आप चाहो तो जैसे जनरली आप वेदर भी देख सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग आप कर सकते हो. वो तो पोलर एरियाज का था. उसके अलावा आप नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बोला था. यू कैन डू वेदर फोरकास्टिंग, है ना, वेदर फोरकास्टिंग. इसके अलावा और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताता हूँ. इवन अगर आप मान लो कोस्टल एरियाज को देखना चाहते हैं, कोस्टल एरियाज को, ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज की डाइवर्सिटी आप देखना चाहते हैं या ओशन की डाइवर्सिटी आप चेक करना चाहते हैं, तो यू कैन डू द स्टडी, यू कैन यूज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आल्सो फॉर दैट. कोस्टल एरियाज में क्या आप देख सकते हैं, देखो ना, मैंग्रोव्स देख लो आप, मैंग्रोव्स देख लो. So mangroves you can see, even the corals you can watch very well still through the help of satellites. Okay, so mangroves, corals activities coastal areas पे you can also watch them. Okay, you can also watch them. तो ये आपके इतने applications हैं, आप वो खुद देख रहे होंगे. A lot of applications through the help of remote sensing satellites are possible. Okay, a lot of applications are possible here. And see one thing more, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सैटेलाइट्स जो आपने देखे ना, सारे के सारे बोर्ड्स पे देखो, सारे एप्लीकेशंस यू कैन सी हियर गाइस. यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट्स, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं, जो पोलर पोजीशन पे होते हैं, वो कभी किसी जगह के लिए 24/7 फिक्स नहीं होते हैं. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पीछे की वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा. 24/7 के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं वो रिमोट सेंसिंग नहीं होते हैं. दैट इज व्हाट, दैट इज अ इनसेट और जीसैट. ओके, दैट इज अ इनसेट और जीसैट. वो इनसेट या जीसैट होते हैं. ओके, दैट यू पीपल नो वेरी वेल. ठीक है, तो हम उस पर अब बात करते हैं. एक चीज और बता दूं, रिमोट सेंसिंग सेट, पहले तो ये बोलो, यू पीपल वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट आर नॉट? यू पीपल वेरी क्लियर विद दिस कंसेप्ट आर नॉट? जल्दी बोलेगा, यहां पर कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ओके, यहां पर यू गाइस शुड नॉट हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम. ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया. ओके, और यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर 24/7 वाले काम नहीं करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पर, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट्स हमेशा उस जगह के सामने नहीं होता है. एवरीबडी शुड रिमेंबर. ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा फैक्ट्स था, बहुत सारे फैक्ट्स है. इवन आई होप यू गाइज नो वेरी वेल, रिमोट सेंसिंग आपके मेंस में भी आता है. ऑडिट, ये आपके मेंस के सिलेबस में देखो, यूनिट नंबर 7 में, वहां पे भी चीजें हैं. ओके, जानते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में जो शुरुआत के रिमोट सेंसिंग थे ना, उनके नाम ऐसे हुआ करते थे, IRS. सो इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज IRS. और इसी सीरीज चलती थी, IRS 1A, IRS 1B, ऐसे एक सीरीज चलती थी, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1P. You know, in the beginning the name of remote sensing was like this. बाद में इन्हीं रिमोट सेंसिंग के नाम जैसे कार्टोसैट हो गया, कार्टोसैट हो गया, ओशनसैट हो गया, ओशनसैट हो गया, रिसोर्ससैट हो गया, रिसोर्ससैट हो गया ना, बाद में ये नाम है. आज आप कभी भी किसी रिमोट सेंसिंग के नाम सुनोगे ना, तो यू विल गेट दीज नेम्स लाइक कार्टोसैट, ओशनसैट, रिसोर्ससैट. आपको वैसे नाम मिलते हैं और इनकी सीरीज मिलती है. कार्टोसैट 2 भेजा गया, कार्टोसैट 3 भेजा गया, गॉट इट. तो अब इससे ऐसे नाम मिलते हैं, कार्टोसैट 2 हुआ, ओशनसैट 2 हुआ, रिसोर्ससैट 3 हुआ, तो अब ऐसे सैटेलाइट मिलते हैं, कार्टोसैट 2 भी हुआ. सो नाउअडेज, और यहाँ पर जो नाम है ना, अब जो नए नाम दिए जा रहे हैं, दैट स्टिल इवन इजी, क्योंकि अब देखो कार्टोलॉजी मीन्स व्हाट, कार्टोलॉजी मैपिंग के लिए, ओशनसैट ओशन की स्टडी के लिए, रिसोर्स एंड रिसोर्सेज की स्टडी के लिए. तो कहीं ना कहीं अब के जो नाम है ना, दे आर वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. इन चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं. ओके, इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. गॉट इट. आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इट्स कार्टोसैट, ओशनसैट एंड रिसोर्ससैट. एक और सैटेलाइट्स हैं दैट यू पीपल हैव सीन हियर. ओके, ये देखो, या मैंने आपको ये करा दिए, ये बता दिया, ये बता दिया. अब हम चलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की तरफ. तो कम हियर गाइस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. So next satellite is a Earth observation satellite. So next satellite is a Earth observation satellite. Okay, क्या है Earth observation satellite बताता हूं मैं. देखो, जो Earth observation satellite है ना, अगर इनको आप देखोगे, इनका जो फीचर होता है ना Earth observation satellite का, ये काफी हद तक सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग होता है. इनके जो फीचर्स होते हैं ना, मोस्टली सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग. They are mostly similar to remote sensing. They are mostly similar to remote sensing.
तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं दे आर मोस्टली सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग, ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स हैं दे आर मोस्टली सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर मोस्टली सिमिलर टू रिमोट सेंसिंग। क्या होता है सुनना दोस्त, जो फीचर्स आपने रिमोट सेंसिंग में देखे थे, सिमिलर टाइप ऑफ फीचर यू विल सी इन द केस ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। लिटरली अब आप पूछोगे सर अगर ऐसा है तो फिर दोनों अलग अलग सैटेलाइट्स क्यों हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? और लिटरली बताऊं, जरूरत है और इनकी जरूरत जो पड़ी है वो सही पड़ी है। क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ने सिर्फ फोटो और पिक्चर इमेजेस देखे थे, ठीक है, लेकिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ने प्रॉपर तरीके से किसी फ्रैक्शन समय में होने वाले चेंजेस को नहीं आइडेंटिफाई किया था। यानी कहने का मतलब है, इफ यू वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ, अगर यू वांट टू डू एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस, अगर आप देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस, अगर यू वांट टू डू द स्टडी ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑन अर्थ सरफेस, है ना, अगर यू वांट टू डू द स्टडी ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, तो यू पीपल हैव अ मस्ट इवन गो टुवर्ड्स द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विल गिव यू द बेटर रिस्पॉन्स इन दिस केस। यानी फ्रैक्शन समय में किस हिसाब से क्या चेंजेस हो रहे हैं ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं बता पाएगा। जैसे चलो एक बात हम आपसे पूछते हैं, मान लो किसी एरिया पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वहां से गुजरा, वहां की फोटो इमेजेस लिया, तो यहां पर ये बता देगा देख भाई इतने एरिया में क्या है, लेक है, या इतने एरिया में लेक नहीं है, ये इस एरिया में इतना लेक में इतना पानी है। लेकिन अगर मैं पूछूं ये बताओ किस रेट से ये लेक है जो सूख रहा है, यानी थोड़े थोड़े समय में किस रेट से क्या चेंजेस हो रहे हैं, इन दिस केस द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विल टेल आई एम सॉरी। सेम थिंग मान लो कहीं पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है पोलर एरियाज में, आइस है, आइस नहीं है, आइस की थिकनेस कितनी है, ये सारे ऑब्जर्वेशन, सारे स्टडीज आपको आइस शीट से हो जाएंगे, कितनी है। लेकिन अगर मैं पूछूं ये बताओ किस रेट से आइस है जो मेल्ट हो रहा है, ये चीजें बता पाना, पता कर पाना इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, इन चीजों के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो इन चीजों के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस अगर आपको करना है तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो जैसे मैंने कहा किस तरह का, तो इसके सपोर्ट में ना मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखो छोटे छोटे समय में होने वाला जो फ्रैक्शनल चेंजेस होता है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं को चेक करना है रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक, रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक। अगर आप रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक की तरफ जाते हैं तो वो पार्ट किसका होता है, रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक की तरफ जाते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का होता है। वहीं अगर आप किसी दूसरे पार्ट को जाते हैं, मान लो रेट ऑफ ड्राइनेस ऑफ लेक देखना चाहते हैं, किस रेट से कोई लेक है जो ड्राई हो रहा है। अब मेरे को ये देखना है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर एरियाज, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर एरियाज, यानी थोड़े थोड़े समय में किस रेट पे पोलर एरियाज में अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो किस रेट से मेल्ट हो रहा है, किस रेट से मेल्ट हो रहा है। अगर यू वांट टू चेक इट, है ना, अगर आपको ये देखना है तो फॉर यू पीपल गाइस हैव अ बेस्ट ऑप्शन इज व्हाट, बेस्ट ऑप्शन इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से आप इन चीजों को यहां पर इनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, so I'm very sure no one have any doubt in this case to understand actually how Earth observation satellite is better than remote sensing। और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि काफी हद तक इवन आपको पता है जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होते हैं ना, मैं एक बेस्ट एग्जांपल इसका देता हूँ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। एक और एग्जांपल, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होते हैं ना, अब मूवमेंट्स ऑफ प्लेट आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, जिसकी वजह से ना फोल्डिंग, फॉल्टिंग्स, अर्थक्वेक, लिटरली गाइस ये ऐसे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं जो अगर इंचेस में भी अगर फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं, अगर फ्रैक्शनल चेंजेस गोइंग टू हैपन इवन इन इंचेस स्टिल दे कैन वॉच वेरी वेल, स्टिल दे कैन वॉच वेरी वेल। तो अगर कोई इंचेस में भी फ्रैक्शनल चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए ये एक अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो इंचेस में भी अगर कोई फ्रैक्शनल चेंजेस होता है तो दे हैव अ गुड ऑप्शंस। ओके, एक अच्छा ऑप्शन होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके एवरीवन, यहीं पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। असल में क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को हम शॉर्ट में EOS कहते हैं, तो वी आर आल्सो कॉलिंग देम एज अ EOS शॉर्ट में, ठीक है। थोड़ी सी और कुछ बातें बता दें आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। EOS के बारे में एक कहानी है EOS के बारे में, जो कहानी शुरू होती है 2012 से। क्या स्टोरी है 2012 में? 2012 में भारत द्वारा कुछ किया जाता है और बड़ा स्पेसिफिक होता है, पूरी दुनिया उस चीज को देखती है और पूरी दुनिया उस चीज को देखने के बाद भारत का लोहा भी मानती है।
ओके, भारत उसको देखने के बाद उसका एक लोहा भी मानती है। क्या है ये चीजें, किस तरह की हैं ये चीजें, मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ, सुनना दो, सोता क्या है। ओके, 2012 में एक सैटेलाइट्स है जिसको हम कहते हैं सार। व्हाट इज इट? दैट इज कॉल्ड सार। सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। दिस इज व्हाट? दिस इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। SAR is what? That is synthetic aperture radar. So SAR is what? SAR is called as a synthetic aperture radar. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रडार है, और ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसे 2012 में इसरो ने भेजा था दोस्त, है ना। ये क्या था? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसे इसरो ने भेजा था। पता है इस क्वालिटी का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने भेजा नहीं था। आई एम टेलिंग यू इन 2012। होता क्या है 2014 में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पहुंचते हैं यूएस, और यूएस में उस समय प्रेसिडेंट होते हैं मिस्टर ओबामा जी। तो मिस्टर ओबामा जी मतलब यूएस, और यूएस की एजेंसी मतलब नासा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। तो नासा मतलब यूएस के बीच में, और प्लस हमारे मोदी जी श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, दैट इज इसरो। इन दोनों के बीच में एक डील होती है कि फ्यूचर में हम लोग मिलकर एक सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाएंगे। ओके, एक ऐसा सैटेलाइट्स लगाएंगे जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला होगा, ठीक है, जिससे हम नासा इसरो सार के नाम से जानेंगे, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को यहीं पे फाइनलाइज किया गया 2014 में, जिस प्रोजेक्ट का पूरा नाम था निशार। सो व्हाट इज निशार गाइस? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सो व्हाट इज इट? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज कॉल्ड निशार। क्या है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार? सुनना दोस्त, असल में होता क्या है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यहां पर यह बात होती है कि नासा मींस यूएस की एजेंसी और इसरो मींस इंडिया की एजेंसी। ये दोनों मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाएंगे। ओके, और ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम निशार रखा जाता है। और निशार के केसेस में ये बोला गया गोस कि हम जिस सैटेलाइट्स को यहाँ पर लगाएंगे वो सैटेलाइट जो होगा, कल मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया हुआ, प्रीवियस लेक्चर आप प्लीज मिस मत कीजिएगा। कल मैंने आपको ये पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बताया था। आई होप एवरीबडी विल रिस्पॉन्ड मी, सर आई नो इट वेरी वेल। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सैटेलाइट्स हमेशा सन के सामने रहेगा, कभी किसी सन का कोई भी शैडो नहीं आने पाएगा। आई होप एवरीबडी विल गिव मी अ थंब एंड रिस्पॉन्ड मी प्रॉपर्ली गाइस। ओके, तो इसको भी हम कहां लगाने वाले हैं? पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाने वाले हैं। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाने वाले, या इसी को आप सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। सो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या इसी को आप सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, इसी को आप पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके ग्रेट। इसमें होता क्या है जरा समझना। इन द केस ऑफ पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। ये जो पोलर सन सिंक्रोनस है या ना सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, इसमें होता क्या है? यहां पर जो सैटेलाइट्स होती हैं उनमें जो चेंजेस होने वाले हैं ना, यहां पर होता क्या बताए? नासा इसरो मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले इसका ईयर कुछ और था, पर अभी एक्सटेंड हो गया, 2023 हो गया। 2023 में हम इसे लगाने वाले। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है निशार प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। और ये बहुत ही एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसमें कुछ चीजें यूएस बना रहा है और कुछ चीजें इंडिया बना रहा है। और इस पूरे के पूरे काम के लिए ग्रेट, एवरीबडी इज आर रिस्पॉन्डिंग, बहुत अच्छा, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो रोज मुझे सुन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीच बीच में कूदते होंगे, क्लासेस को मिस करते होंगे, उन्हें हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि ABCD मैंने कल बता दिया था, उसका XYZ आज चल रहा है, ठीक है। आपको 1 और 1 जोड़ना 2 नहीं आता, और अब 2 1 + 1 3 जोड़ने जा रहे हैं। ये दिक्कत आप में से हर स्टूडेंट को होगी जो बीच बीच में कूदेगा और सिलेबस को ठीक से नहीं सुनेगा। आपको पता है मेरी जो क्लासेस हैं, आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, वो एक कैस्केडिंग मैनर पे चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। धीरे धीरे बेसिक चीजों के बाद धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर इन चीजों को देख रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल। हाँ सर, ये चीजें धीरे धीरे हम उसी तरफ जा रहे हैं, चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बात करने वाला था, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको हम निशार प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि निशार प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत होगा कि ये है ना, ये फ्रैक्शनल चेंजेस में आज के जो अर्थ के वो क्या नाम है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स वगैरह भी होता है, उनकी भी स्टडी कर सकता है। तो देखते हैं आगे भविष्य में निशार प्रोजेक्ट पे जो काम करने वाला है। इस निशार प्रोजेक्ट में एक्चुअल में नासा की एक लैब है जो काम कर रही है, जिसका नाम है JPL। तो दिस इज द वन ऑफ द नासा बेस्ड लैबोरेटरी दैट इज कॉल्ड JPL इज वर्किंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल विथ इंडिया, ठीक है। JPL का पूरा नाम है जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। सो द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट? जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी।
सो इट्स फुल फॉर्म इज अ जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, याद रखिएगा। तो JPL इज व्हाट? JPL इज अ जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। ओके, सो JPL इज अ जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। ये जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जो है ये आप समझ सकते हैं, ये जो नासा की लेबोरेटरी है ना, जो एक्चुअल में निसार प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। पता है JPL ने एक जगह भारत की हेल्प भी की है बहुत पहले, और वह हेल्प जानते हो किससे जुड़ा हुआ? JPL ने जो भारत की हेल्प की है वो भारत के जो चंद्रयान-1 प्रोजेक्ट की बात होती है ना, वहां पर JPL ने ही भारत की हेल्प की थी। तो चंद्रयान-1 प्रोजेक्ट में जो नासा के किसी लेबोरेटरी ने भारत को कुछ चीजें दी थी, कुछ पेलोड्स दिए थे, कुछ सेंसर्स दिए थे, कुछ कैमरे दिए थे, कुछ एंटीना दिए थे, ये उन्हीं की मदद से किया गया था। ठीक है, अभी जैसे नमन का कहना है कि सर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज यूज्ड बाय द इसरो टू स्टडी द जोशीमठ केस फ्यू डेज बैक। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वहां पर जो जिस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं रॉक्स और माउंटेन्स में, या वहां पर जो जमीन धंस रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो रही है, यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गिव द बेटर रिस्पॉन्स। अब कह रहे हैं ना कुछ 5-5 मिलीमीटर में या कुछ चीजें हो रही है। सो नमन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक अच्छा इमेजेस देता है, और इंडिया के कई EOS लगाए जा चुके हैं, है ना, कई EOS लगाए जा चुके हैं, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लगाए जा चुके हैं। इट्स वेरी गुड, आप मेरी चीजों को कंसेप्ट के साथ जोड़ ले रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, और मैं चाहता हूं कि ये आप सब जोड़ ले दोस्त। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबको ये जोड़ना होगा ही किसी भी कीमत पर। ओके एवरीवन, नाउ कम। सो आई थिंक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैव नो इशू एनीवन। यहीं पर एक और सैटेलाइट होता है दैट यू पीपल नो वेरी वेल, जिसको हम इनसेट कहते हैं, बट वी आर कॉलिंग देम इनसेट। इनसेट को हम GSAT के नाम से भी जानते हैं। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर। इन एज रिप्रेजेंट व्हाट? इंडियन सैटेलाइट। G एज हियर रिप्रेजेंट व्हाट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। देखो गया इंडियन सैटेलाइट और दूसरा हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, सो वन इज अ इंडियन सैटेलाइट एंड सेकंड इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। सो वन इज अ इंडियन सैटेलाइट एंड सेकंड इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। देखो ये वही सैटेलाइट्स हैं जो आप जानते हैं जो 24/7 वाला काम करते हैं। ना तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 24/7 काम करने वाला है, और ना तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 24/7 काम करने वाला है। दैट यू ऑल पीपल नो इट वेरी वेल। ठीक है, और वो चीजें क्यों ऐसी हैं, नहीं हुई हैं, जो मेरा दूसरा लेक्चर मैंने लिया था यहाँ प्रयास KSG के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वहां मैंने आपको समझा दिया था। ओके हाई, और आगे बढ़ते हैं। 24/7 वाला जो काम होता है ना, हियर इट इज परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ इनसेट और GSAT सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। ये मैंने बता दिया था क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके अपने जो रिवॉल्यूशन होते हैं अर्थ के चारों तरफ, और जो अर्थ का रोटेशन होता है, दोनों के टाइम पीरियड जो होते हैं वो 24/7 होते हैं। आई होप आप सब मुझे थंब देने वाले हैं, जय हिंद का ही जवाब देने वाले हैं कि सर वो चीज़ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट किसे कहते हैं, जहां पर सैटेलाइट जो होता है हमेशा उस जगह के सामने 24/7 दिखता है। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझाया था कि रोटेशन ऑफ अर्थ और जो रिवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स होता है वो दोनों 24 आवर्स का हो जाता है। ठीक है, चलेगा, फाइन। देखो इनसेट सीरीज सैटेलाइट और GSAT सीरीज सैटेलाइट्स के बारे में बात और बता दूं, इन्हें एक्चुअल में हम एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये दुनिया में क्या पूरे भारत के लिए भी आपको बता दूं, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एज मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स। ये बहुत सारे कामों के लिए भेजे जाने वाले सैटेलाइट्स हैं। So इनसेट सीरीज या GSAT सीरीज सैटेलाइट दे आर द मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स। जय हिंद सर, क्या बात है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, एक्सीलेंट गाइस। सो इनसेट और GSAT सीरीज सैटेलाइट जिसे मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स कहते हैं। होता क्या इस मल्टीपर्पज सैटेलाइट में, जरा समझना। ओके, जस्ट चेक व्हाट इज गोइंग टू बी हियर इन दिस केस ऑफ मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स। Okay, so just see what are going here in this case of multipurpose satellites. See, असल में जो इनसेट और GSAT सीरीज सैटेलाइट्स है मल्टीपर्पज सैटेलाइट क्यों कहते हैं पता है? इस सैटेलाइट्स का एक तो देखा आपने 24/7 काम करता है, ये बड़े बड़े काम करता है, पता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। और पता है ये सैटेलाइट्स को लगाना मैनेज करना इज नॉट अ इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसको लगाना मैनेज करना बहुत ही महंगा है इन चीजों को। ठीक है, इन चीजों को लगाना मैनेज करना बहुत ही महंगा। होता क्या है इस इनसेट और GSAT सीरीज सैटेलाइट्स में, जरा समझना कैसे काम करता है। जैसे मान लो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कोई करना है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन यानी खोज एवं बचाव कार्य। अगर रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यू वांट एनी सैटेलाइट्स, ये काफी बेहतरीन सैटेलाइट होगा। जैसे मान लो कि दोस्त कोई शिप है जो कहीं गायब हो गया है ना, और भारत के एरिया में कोई ऐसा सैटेलाइट है
जहां पर हो सकता है उसके रेंज में आ सकता हो। सिमिलरली मान लो कोई एरोप्लेन है जिसमें कोई हादसा हो गया और वो एरिया जो है वो भारत के सैटेलाइट्स के रेंज में आ सकता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, एक कंट्री जो होती है वो दूसरे कंट्री की हेल्प करती है और ये जरूरी भी है। कल को उस एरिया में अगर इंडिया के कोई फ्लाइट या किसी और का जा रहा है तो एटलीस्ट यू विल गेट अ नॉलेज कि लाइक इन दिस एरियाज हैव दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी या कैजुअलिटीज ऑप्शंस आर देयर, तो दैट्स व्हाई यू पीपल कैन सेव दैट एरियाज एंड यू कैन सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आप देखिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपने एरियाज में। ओके, अपने एरियाज में। तो यहाँ पर इनसेट और जीसैट सीरीज सैटेलाइट्स को हम किसी शिप के लिए, किसी नेविगेशन के लिए, किसी एरोप्लेन्स के लिए, हम उनके लोकेशंस या चीज़ों को जानने के लिए, उनके लोकेशंस को स्टडी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनसेट और जीसैट सीरीज सैटेलाइट आप जानते हैं वी आर यूजिंग इट फॉर 24/7। तो अगर 24/7 है तो इससे खूबसूरत कोई टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो ही नहीं सकता। तो इट इज गुड टू यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस, एवरीबडी शुड नो दिस। So it is good to use for telecommunication purposes. So it is good to use for telecommunication purposes. Okay. ऑपरेशंस और टेलीकम्युनिकेशंस, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा और भी चीजें, तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 24/7 जैसे आपको डीटीएच की सुविधाएं लेनी है, डीटीएच लेना है, ठीक है, टेलीविजन वगैरह, तो उन सब केसेस में आपको ये मिल जाता है। इवन आपको बताऊं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप लोगों ने बच्चा, ओके, सो ये नहीं, ये वो सैटेलाइट नहीं है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर वो रोहित ने पूछा है कि सर ये जो वही सैटेलाइट है क्या जो अमेरिका ने यूज़ किया था पोखरण में जब इंडिया परमाणु परीक्षण कर रहा था एट ए टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है परमाणु, और वहाँ पर वो सैटेलाइट यूज़ किए जा रहे थे भारत में लोकेशन के लिए। देखो उस जगह पर अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो जियोस्टेशन सैटेलाइट नहीं हो सकता, ठीक है। वो अगर है तो कुछ मियो नेचर वाला हो सकता है या फिर लियो नेचर वाला हो सकता है, ठीक है, चलेगा। सो डीटीएच वगैरह के लिए हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सारे और काम कर सकते हैं, जैसे आपके एरियाज में अगर आपको रीजनल जीपीएस सिस्टम लगाना है, अगर आपको कोई रीजनल जीपीएस लगाना है ना, अगर आपको रीजनल जीपीएस सिस्टम लगाना है, रीजनल जीपीएस में जैसे हम कह सकते हैं गगन को यूज करना है या आईआरएनएसएस को लगाना है, तो वहां उस केसेस में भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो गगन और आईआरएनएसएस जैसे केसेस में भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। गगन और आईआरएनएसएस क्या, अब आप पूछोगे, ये हमारे इंडिया का अपना लगाया गया एक रीजनल जीपीएस है जो पूरी इंडिया की बाउंड्री को अच्छे तरीके से वॉच करती है। ओके, जो पूरे इंडिया की बाउंड्री को अच्छे तरीके से वॉच करती है, गॉट इट। सो पूरे इंडिया की बाउंड्री को अच्छे तरीके से वॉच करती है, तो इट्स अ रीजनल जीपीएस, गगन और आईएनएसएस, ये सारी चीजें। और ये सारी की सारी चीजें बहुत महंगी होती हैं दोस्त, आसान नहीं है इन चीजों को लगाना, इन चीजों को मैनेज करना। एशिया पैसिफिक में अगर हम बात करें तो भारत का जो एटलीस्ट जो जीपीएस जो इनसेट और जीसैट सीरीज सैटेलाइट है, एशिया पैसिफिक में सबसे बड़े एरिया को कवर करने वाला सैटेलाइट है, सबसे ज्यादा नंबर में लगाया जाने वाला सैटेलाइट्स है, ठीक है। ये चीजें हो गई। इवन आपको बताऊं, जो इनसेट और जीसैट सीरीज सैटेलाइट्स के जो डेटा होते हैं ना, उसको बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अपने साइट पे अपडेट करते हैं। सो बहुत सारे जो मिनिस्ट्री होते हैं या डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट होते हैं उसको अपने साइट पर अपडेट करते हैं। सो इनसेट और जीसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट जो होते हैं, इनको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपने साइट्स पे अपडेट करती है। ओके, वो क्या करते हैं, उनको अपने साइट्स पे अपडेट करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे आपको बताऊं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ऑल इंडिया रेडियो है, गॉट इट, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, गॉट इट, दूरदर्शन है। ये बच्चा सारे के सारे जो, इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, आईएमडी, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है ना, ये सब इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट के बेस पर, ओके, ये सब इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट डेटा के बेस पर सारी चीजें ये चेक करते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक बार फिर से देख लेना, ओके, ये सारी चीजें देख लेना। मैं फिर से बोल देता हूँ,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गॉट इट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गॉट इट, ऑल इंडिया रेडियो, गॉट इट, दूरदर्शन, गॉट इट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गॉट इट, ये सारी चीजें। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, इसका सीधा मतलब है कि मेट्रोलॉजी पर्पस के लिए, इसका सीधा मतलब है कि मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, ओके, मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को भी यूज करते हैं, और ओके है ना, और इनसेट सीरीज सैटेलाइट को भी यूज करते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट इज द लियो नेचर। अब देखो सोनिया, यही प्रॉब्लम है बच्चा, आपने कल की क्लास नहीं की है, और मैं आपको लिटरली यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, देखो अभी आपको चैट बॉक्स में हर बच्चा आपको लियो का आंसर दे रहा होगा, मेरी एक इशारे की देरी है, आपको हम 50 आंसर्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था आप साइंस सैटेलाइट पढ़ रहे हैं, है ना, आप कूदेंगे दिक्कत हो जाएगी। अंत में आप इतना ही बोलेंगे आपको सर बहुत गंदा पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके बगल बैठा हुआ बच्चा खुद आंसर दे रहा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सर गंदा नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चा, आपने पीछे का सीक्वेंस तोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे IMD बोला तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, मेट्रोलॉजी किसको कहते हैं, यू पीपल आर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी का मतलब होता है मौसम की जानकारी। तो वही मैं कह रहा हूं कि वेदर फोरकास्टिंग ये उसके लिए यूज होता है। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यू मेंशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज करते हैं, और यहां आप कह रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसेट भी यूज करते हैं। हाँ, तो इनसेट भी यूज करते हैं, आई एम टेलिंग यू। और मैं ये फिर से बोल रहा हूं कि मेट्रोलॉजी या मौसम के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, ज्यादा अच्छा वही होगा जो अर्थ के ज्यादा करीब होगा, यानी रिमोट सेंसिंग। तो सर फिर इनसेट सीरीज को क्यों करते हैं, देखो हर जगह अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का उपयोग हो सकता है, और हम बहुत सारे ऑप्शंस बनाकर चलते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सीधे किसी कंट्री पर अटैक करना है तो सीधे उस पर एटम बम ही गिरा देना है क्या, नहीं बच्चा, छोटे लेवल की भी लड़ाई होती है, छोटे लेवल के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जहां जैसी जरूरत होगी उस जगह पर उस तरीके से हम काम करेंगे, और उस जगह पर उस तरीके से हम सब यहां पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। तो ये हो गया DOD, DOS, AIR, दूरदर्शन, IMD आदि, ठीक है, इनसेट और जीसेट। सो मुझे लगता है आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, देख लो, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, साथ साथ कर दें, क्योंकि अब मैं आपको लॉन्च व्हीकल की तरफ लिए चल रहा हूं। चलो, so I don't think so you people have any queries right now, so I think I finished all the entire thing। पर एक चीज जरूर बता दूं, जो पहला इनसेट है जो भारत ने सक्सेसफुल बनाया था उसका नाम था इनसेट 1B। इंडिया का पहला इनसेट जो भेजा गया था इट वाज इनसेट 1B 1983। so it was इनसेट 1B 1983। so it was इनसेट 1B 1983। so उसका नाम था इनसेट 1B 1983 जो भेजा गया था। गगन और आईआरएनएस पे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो हमारे इंडिया का अपना GPS सिस्टम है। ओके, जो हमारे इंडिया का अपना GPS सिस्टम है। सर्च एंड रिसर्च कैन बी डन ऑन द पोलर सैटेलाइट ऑल्सो। सर्च एंड रिसर्च तो आप कर ही सकते हैं, जैसे अगर किसी मैपिंग करनी है, उसकी स्टडी करनी है, तो वहां पर आप पोलर सैटेलाइट को भी यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग को भी, फोटो तो लेकर आप सर्च और रिसर्च कर ही सकते हैं। किस रेट से किसी एरिया में ड्रॉट सिचुएशंस आ रहे हैं, वो सूखा पड़ रहा है क्या है, उसकी स्टडी क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। दोनों जगह पे अलग अलग चीजें हैं। Okay, both two sides have a different things, those I'm telling you guys. So that is the reason you must be aware about it. So I hope so you people have not any issue here in this case of understanding of all the 5 types of satellite those you people can see here right now. Okay everyone. So now you come here into the discussion of launch vehicles. Okay, so you come here into the discussion of launch vehicles. Launch vehicle is equally very important. Okay, launch vehicle is also very important. Give a heading about the launch vehicle right now.
सो कमिंग टू द लॉन्च व्हीकल्स, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बोला था, पिछले टर्न पे ही बोला था कि okay, launch vehicles are equally important for the launch of any satellites. क्योंकि जैसे मैंने बोला था, आप सब जो होते हैं वो आप सब एक स्टूडेंट्स हैं, आप सब एक सैटेलाइट्स हैं या स्पेसक्राफ्ट हैं, यानी सैटेलाइट हो सकते हैं, शटल हो सकते हैं, स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं, और आपकी जो फैकल्टीज हैं दोज आर टेकिंग योर क्लासेस, दे आर द पार्ट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. तो यानी हम सब आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं. प्रयास केएसजी की सारी फैकल्टीज जो हैं, वी ऑल आर द लॉन्च व्हीकल्स. ओके, और हम सबकी मदद से ही आपकी जो नैया है वो पार होने वाली है. यानी कि हम कह सकते हैं कि आप सब सैटेलाइट्स प्रॉपर तरीके से अपने ऑर्बिट में जाने वाले हैं. और किसी भी मिशन को सक्सेस बनाने के लिए सिर्फ सैटेलाइट्स ही अच्छे नहीं होते, लॉन्च व्हीकल्स की भी जरूरत होती है. तो आप इस प्रयास के एजी में अच्छे लॉन्च व्हीकल्स ही आपको मिलने वाले हैं, और वो ऐसे लॉन्च व्हीकल मिलने वाले हैं जो किसी सैटेलाइट्स को, यानी आपको प्रॉपर ऑर्बिट तक ले जाएंगे, जहां जितना जैसा चाहिए. क्योंकि अगर ऑर्बिट से इधर उधर हुआ तो उसको कहते हैं ड्रिफ्ट ऑर्बिट, और भटकना नहीं है मेरे दोस्त, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा. सो लॉन्च व्हीकल में बात करते हैं. लॉन्च व्हीकल हैव डिफरेंट जनरेशंस. टोटल जो जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल उसकी बात करते हैं. पहले आते हैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. स्टार्ट हियर गाइस. सो फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल दैट इज कॉल्ड एज SLV, जिसे हम कहते हैं. सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल GLV इज द सेकेंड जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज ASLV. नेक्स्ट होता है दैट इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल. Okay, that is called as a PSLV, and the next is the fourth generation launch vehicle, that is called as a GSLV. Okay, और आपको बताऊं एक और जनरेशन है जिसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल. So have a total 5 generations launch vehicle, 1, 2, 3, 4 और 5. तो ये 5 जनरेशन लॉन्च व्हीकल आप देख लो. फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल is called SLV, second generation launch vehicle is a ASLV, third generation launch vehicle is a PSLV, fourth generation launch vehicle is the GSLV. Okay, is the GSLV. समझना. First generation launch vehicle, that is a SLV, its full form is satellite launch vehicle. Its full form is satellite launch vehicle. ASLV का पूरा नाम है that is a augmented satellite launch vehicle. This is augmented satellite launch vehicle. Third generation में है that is a polar satellite launch vehicle. Okay, and the fourth is the what? That is a geostationary satellite launch vehicle. That is a geostationary satellite launch vehicles. So these are the different generation of launch. Okay, 5 generation के लिए मैंने थोड़ा सा भी बचाया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. Okay, so first generation is a SLV, second generation is a ASLV, third generation is a PSLV, fourth generation is a GSLV. तो बच्चों ये ना 4-5 जनरेशन के टोटल लॉन्च व्हीकल होते हैं. फिफ्थ वाले को मैंने अभी बचा के रखा है. स्टिल मैंने अभी इसको बचा के रखा है. क्या ऐसा रीजन है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. ओके, इसमें ऐसा क्या रीजन है दैट आई विल डिस्कस विथ यू स्लोली एंड ग्रेजुअली. देखो दोस्त, जो SLV है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, अगर इसकी आप क्षमता देखोगे कितनी वेट के सैटेलाइट को ले जा सकता है. वैसे वेट कहना इज नॉट अ करेक्ट टर्म. द करेक्ट टर्म इज व्हाट यू पीपल शुड से अबाउट द मास. कितने मास के सैटेलाइट को ले जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर है, जरा सुनना. ये लगभग 50 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को लियो ऑर्बिट में ले जा सकता है. एंड आई एम वेरी श्योर लियो ऑर्बिट एवरीबॉडी नो, जिसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट. सो लियो इज व्हाट? लियो इज अ लो अर्थ ऑर्बिट, यू शुड रिमेंबर. ओके, लियो इज अ लो अर्थ ऑर्बिट. और यहां पर पता है जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पर. अब आप कहोगे सर 50 किलोग्राम में क्या जाएगा सर? 50 किलोग्राम मास में तो कोई भी ज्यादा चीज हम ले नहीं जा पाएंगे. और लिटरली आप सही सोच रहे हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं. इसीलिए हुआ क्या, ये चीज उतनी अच्छी नहीं थी. और आपको बताऊं, भारत के इतिहास में जो भारत का पहला लॉन्च व्हीकल दैट SLV वाज यूज्ड देयर, इसका नाम था SLV-3, जो भारत का इतिहास था. This SLV-3 was launched in 1980 with the and to carry the रोहिणी satellite successfully into the orbit. So ये एक रोहिणी सैटेलाइट था जो भारत का इतिहास है, याद रखना. जैसे आपने भारत का इतिहास पढ़ा था सैटेलाइट्स में, आर्यभट्टा 19 अप्रैल 1975. अब आगे से आप याद रखना, भारत का अपना जो लॉन्च व्हीकल है जो भारत ने बनाया, जो भारत ने भेजा, वो था SLV-3 1980, जिसकी मदद से भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को भेजा था. शायद आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा पीछे जाओ. मैंने इधर आपको क्या बताया था? जब मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बोली थी. क्या बोली थी?
मैंने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट पढ़ाते समय आपको एक बात बोली थी कि जो आर्यभट्ट है वो रशियन लॉन्च व्हीकल की मदद से गया था, यानी those Aryabhatta was launched. That time India did not develop and acquire their own technology. Definitely not. And that is the reason those technology was India used there. It was a Russian technology. Aryabhatta India has developed, but Aryabhatta was put successfully into the orbit with the help of Russian launch vehicles. And the name of launch vehicle was Intercosmos. यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है जब आप हम लॉन्च व्हीकल की बात कर रहे हैं? जब यहाँ लॉन्च व्हीकल पे आ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा दोस्त, यहाँ लॉन्च व्हीकल में आपको एक चीज दिख रही है कि भारत ने अपना लॉन्च व्हीकल बनाया है। ये वही लॉन्च व्हीकल है जिसकी तारीफ कलाम साहब बहुत करते हैं, और जिसकी तारीफ मैं भी जब अपनी क्लासेस लेता हूं फेस टू फेस में भी तो बहुत करता हूं, चाहे आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यूपीएससी या एमपीपीएससी। मैंने बार बार कहा है कि कलाम साहब सतीश धवन की बड़ी तारीफ करते हैं इस मिशन के साथ। कलाम साहब कहते हैं कि सतीश धवन, बिल्कुल आज भी मैं बताऊंगा क्योंकि ये चीज भारत के लिए स्वर्णिम अक्षरों वाली बातें हैं। देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ ऐसा कहने से हम अपने जो वैज्ञानिक हो उनकी बड़ी तौहीन करते हैं, और ये हमारे लिए शर्म की बात है। इन्हीं 70 सालों में अगर हम देखें 75 सालों में हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, विक्रम साराभाई हुए हैं, सतीश धवन हुए हैं, डॉक्टर कलाम साहब हुए हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुए हैं, यानी आपको विज्ञान और साइंटिस्ट के नाम बताऊं तो देश कहां से कहां आ चुका है शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। और समस्या क्या है? लैक ऑफ नॉलेज की। आप जितना ज्ञान आपके पास होगा आपको ये समझ में आएगा देश में क्या चीजें हुई हैं क्या चीजें नहीं हुई हैं। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जब कलाम साहब इस बारे में बोलते हैं, ये वीडियो आपको वायरल मिल जाएगा यूट्यूब पे, बहुत सारी जगहों पे शेयर भी होता रहता है, फेसबुक पे काफी शेयर होता है। तो जब SLV1 हमारा फेल होता है, SLV2 हमारा फेल होता है तो बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे मीडियाज वाले आते हैं। ये कलाम साहब के व्यक्तित्व है जो उन्होंने अपने वाणी से बोला हुआ, उनकी वाणी की बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कलाम साहब जो कहते हैं कि सतीश धवन साहब से जब ये लोग पूछने आते हैं, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट को जो है लीड डॉक्टर सतीश धवन साहब ही कर रहे थे, और कलाम साहब वॉज वर्किंग अंडर द हैंड ऑफ द सतीश धवन साहब, है ना, उनके अंदर ही काम कर रहे थे। सब कुछ कलाम साहब के सामने ही घटना हुई थी। कलाम साहब ने कहा कि सतीश धवन साहब ने सारी की सारी जिम्मेदारी खुद ले ली थी जब ये सारे के सारे SLV हमारे शुरुआत के फेल हो रहे थे। और जब हमारा SLV3 पहला पास होता है, सक्सेसफुल होता है, तो वहां पर सतीश धवन साहब सारी की सारी जो भी सारा क्रेडिट है वो अपने आप को न लेकर पूरी टीम को दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे सतीश धवन साहब। ये कलाम साहब के व्यक्तित्व है, तो मतलब कलाम साहब के अपने स्टेटमेंट हैं जो कलाम साहब ने दिए हैं। सो दोस्त, ये ऐसे हमारे दुनिया में, मतलब हमारे भारत में ऐसे भी वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी मोह माया या फिर कह लो अपनी तारीफ के चक्कर में कभी परेशान नहीं हुए, और वो पहले अपनी टीम को लेकर चलने वाले थे। उन्हीं में से एक नाम है डॉक्टर सतीश धवन साहब का, जिनकी वजह से ही भारत ने पहला लॉन्च व्हीकल सक्सेसफुल किया है। ये देश वहीं से आया है दोस्त जहां हमने बैलगाड़ियों से उठाकर, जहां हमने साइकिल से उठाकर रॉकेट परीक्षण किए थे। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से हमने क्या क्या किया था। आज 2023 में बैठकर और ये AC के कमरे में रहकर देश में सारे डेवलपमेंट देखते हुए आप देश की तस्वीर अगर बनाना चाहते हैं तो आप गलत हैं। आज भी भारत वही राष्ट्र है जहां 80% लोग आज भी गांव में रहते हैं। आज भी वही राष्ट्र है जहां 1% लोगों की जनसंख्या के पास, सिर्फ 1% जनसंख्या के पास देश का 40 पैसा है, 40% मनी पड़ा हुआ है। तो ये देश है जहां अभी भी गरीब बहुत रहते हैं, देश है जो गांव का देश है। यही वो देश है जिसके लिए कलाम साहब कहते थे कि हमारे देश में पूरा जैसी चीजों को लाना चाहिए, जो चीजें कभी आई और कभी खत्म हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज। अगर हम सारे रूरल एरियाज को, है ना, उस तरह की चीजों से डेवलप करते हैं जो अर्बन फैसिलिटीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम शहरों में माइग्रेशन रोक देंगे, शहरों में पोल्यूशन रोक देंगे, शहरों में होने वाले क्राइम को रोक देंगे, बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। और ये चीजों को हमें चाइना से सीखना भी चाहिए। और आप सबको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ चाइनीज बल्ब को, LED को बंद कर देने से, है ना, चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चाइना हमारे घर के हर सामान में घुसा हुआ है। एक कंघी से लेकर, आपको मैं बता दूं, आपके मोबाइल फोन, आपके टेलीविजन, आपकी ये जो टीवी अभी ये देख रहे हैं ना, ये सामने जो मोबाइल, हर जगह पर आपको बताओ, इस कैमरे में हर जगह, पीछे जो टीवी, हर जगह पे चाइना घुसा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने कभी भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे नहीं बढ़ने दिया, और इसीलिए देश हमारा धीरे धीरे समय के साथ और गरीब होता चला गया। गरीब इस संदर्भ पे बोल रहा हूं कि अगर हमारे देश की जनसंख्या पहले भी गरीबी रेखा पे रहती थी और आज भी उस रेखा पे अगर रह रही है तो यह शर्म की बात है। हमारे राष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को धीरे धीरे बंद करते हम चले गए और हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए।
यही जब राजू दीक्षित थे और लोग थे, ये लोग स्वदेशी की बातें किया करते थे। इन्हीं स्वदेशी की चीज़ों का ढोंग और नाटक आज के जो मार्केटिंग से जो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये जैसे से बंद होता जाएगा, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जो आगे आने वाले समय के लिए और महामारी लेने वाला है, महाप्रकोप या कुछ भी कह सकते हैं। सो चलिए दोस्त, इन सब चीज़ों के लिए आपकी इकोनॉमी के टीचर होंगे जो आपको और बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना, घर के अंदर कंघी, घर के अंदर टीवी, हर चीज़ों में आपका चाइना घुसा हुआ है। यहाँ तक ये जो फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस फ़ोन में भी आपको बताऊँ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वो ट्रांजिस्टर, प्रोसेसर, ये सब चीज़ें हैं, ये चाइना की ही आती हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आप यूएस का यूज करते हैं। ये जो मोबाइल फोन में चिप लगाते हैं, आप चाइना का यूज करते हैं। और अंत में आप कहते हैं कि आपका साइबर सिक्योरिटी सिस्टम सेफ है। नहीं दोस्त, आपको R&D खुद करनी पड़ेगी। अंतरिक्ष तकनीकी में हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां अभी भी हम बहुत पीछे हैं। यही चाइना है, जब हमारा देश आजाद होता है उस समय हम और चाइना से करीब करीब आगे ही रहते हैं। उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से ज्यादा डिफरेंस नहीं करती, हम बराबर होते हैं। और आज चाइना कहां का कहां निकल गया। सिर्फ ये कह देने से व्हाट्सएप और फेसबुक से कि हम चाइना से आगे हैं, ये चीज़ प्रूफ नहीं होती है। हमारा कंपटीशन हमेशा पाकिस्तान रहा है और चाइना का कंपटीशन हमेशा अमेरिका रहा है। हमेशा अपने से बड़े वालों से कंपटीशन कीजिए, हमारा ग्रोथ होता है। तो चलिए, ये चीज़ें कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको कलाम साहब और सतीश धवन की बातों से मुड़ते हुए कहाँ से कहाँ ले गई। लौट आते हैं अपने पाथ से, भ्रमित बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ MPPSC के टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सोचिएगा ज़रूर, हमारे देश के वैज्ञानिक हमारे देश की शान है, और आप अगर इनकी तारीफ नहीं करेंगे, आप इन्हें अपने दिल में नहीं रखेंगे, तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो आपको भी याद नहीं रखेगा। क्योंकि हमारे देश की पहचान डॉक्टर भाभा से होती है, डॉक्टर कलाम साहब से होती है, सतीश धवन साहब से होती है, विक्रम साराभाई साहब से होती है। इन लोगों को आप बिल्कुल मत भूलें और आने वाली जनरेशन को बताते रहें, चलेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी SLV3 की तारीफ कर दी, और ये सच में काबिल तारीफ थी और ये बहुत बड़ी बात थी। सतीश धवन साहब की तारीफ आप ढूंढिएगा, वो वीडियोस, वो यूट्यूब्स, वो चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। आइए, अच्छा एक बात और बता दो, यहाँ 50 किलो में आप क्या ले जा सकते हो? मैंने आपको क्लू दिया था, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो फिर करना क्या है? जब कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो इसकी सीधी बात, आगे चलकर इसे रिटायर कर दिया गया और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आगे चलकर इसे रिटायर कर दिया गया और इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो अब SLV नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। और ऐसा कहते हैं कुछ SLV को हमने कुछ अपने मिसाइल्स बनाने में हमने वहां पर मॉडिफिकेशन कर लिए थे। ठीक है, फिलहाल ऐसा कहते हैं, से कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप छोड़ दें। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। अभी तक बताओ, जो चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, या फिर कहानियों में खो गए, आप उन चीजों में सो गए? क्योंकि मैंने आपको बोला है, मुझे शांति पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत आवाज आपकी आती रहनी चाहिए, आपके रिस्पॉन्स, आपके जवाब आते रहने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप सो जाएंगे और सो जाएंगे या फिर खो जाएंगे। और क्लास में ये ज़रूरी होता है कि किसी टीचर की क्लास में कि आप सिर्फ फिजिकली ही वहाँ ना हो, इवन आप मेंटली भी वहाँ। तो थोड़ा आवाज़ कर दीजिएगा दोस्त। चलिए, तो ठीक है, कुछ बच्चों के जय हिंद आ चुके हैं, इट्स गुड। चलिए, एक्सीलेंट। सोना नहीं है। चलो, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में आते हैं, ASLV की बात करते हैं। ASLV में जब हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर 150 किलोग्राम सैटेलाइट्स के आसपास जाते हैं। और यहाँ पर भी देखो तो मास जो है वो लियो में ही ले जाते हैं। और यहाँ पर भी दूरी करीब 400 से 500 किलोमीटर ही होता है। तो बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं, गॉट इट? या बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं जाते, वी आर हियर 400-500। तो आप मिला जुला कर यही कहने वाले हो कि सर यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, और याद रखोगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, सिर्फ 7 बच्चे ऐसे हैं या 10 बच्चे ऐसे हैं जो जग रहे हैं, बाकी अभी सोच रहे हैं। ठीक है, सोच लीजिए, जब सोच लेंगे तो बता दीजिएगा। तो बच्चा ये तो याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देश का इतिहास है। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए काम का नहीं है, वैसे भी आज ये रिटायर्ड हो चुका है। ये रिटायर होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि ये देश का इतिहास रहेगा। आने वाली जनसंख्या कह रहा हूं, जनरेशन को, पीढ़ी को आप ये चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, तो जो कहानियां हमने सुनाई हैं, आगे आने वाले लोगों को भी आप बताते रहेंगे, क्योंकि इसी तरह से ये चीजें हमारे आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करती रहेंगी। हमारे देश में ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में बताती रहेंगे और जिनको लेकर हम लोग खुद पर, है ना, नाच कर सकेंगे। चलेगा, क्योंकि आगे का इतिहास जो है वो आप ही लिखने वाले हैं। गलत लिखेंगे या सही लिखेंगे, ये तो आप जानते हैं। यही पर हम बात करते हैं PSLV और GSLV की।
ठीक है, सॉरी हम कहाँ थे, SLV ASLV, ये चल क्या रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइन जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ASLV पर थे, ये था ऑगमेंटेड सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं दोस्त, इस पर बात करते हैं, गॉट इट। ये तीसरा है जिसको हम कहते हैं PSLV, और ये चौथा है जिसे हम GSLV कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर फर्स्टली गोइंग टुवर्ड्स द PSLV। ओके आइए, PSLV that is called as a polar satellite launch vehicle. So PSLV that is polar satellite launch vehicle. Okay, polar satellite launch vehicle. चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। देखो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सीधा कंसेप्ट क्या था, सीधा यही कंसेप्ट था कि भाई हमें ना पोलर सैटेलाइट्स मतलब जो लियो सैटेलाइट्स है, आपको याद होगा प्रीवियस क्लास से, हमें ले कहां जाना है, पोलर ऑर्बिट में ले जाना है। पोलर ऑर्बिट का मतलब कितनी डिस्टेंस पे जाना है, लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, 50 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे ले जाना है ना, 50 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे ले जाना है। ये हमारा PSLV का कंसेप्ट था। सो 50 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर हम पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाएंगे। पर जानते हो समय के साथ साथ हुआ क्या, समय के साथ साथ हमने PSLV की क्वालिटी को और अच्छा बढ़ाया और अच्छा बनाया, और हमने किया क्या जानते हो, हमने क्या किया, इसी PSLV की मदद से जो 50 से 2000 किलोमीटर ले जाते हैं, वही हमने PSLV C11 से क्या कर डाला, हमने चंद्रयान 1 को भेज डाला। चंद्रयान 1 सोचो करीब कई लाख किलोमीटर दूर हमने इसको पूरा कर लिया, ठीक है, और ये था चंद्रयान 1। अब आप कहोगे सर तो फिर ये कर क्या डाला आपने तो 36,000 से दूर भेज दिया इसको, कई लाख किलोमीटर पे भेज दिया, तो सब फिर इस हिसाब से ये चीज कहां रह गई, ये सही रह गई क्या कि ये पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में ले जा सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, हिसाब से तो अब सही नहीं रह गई, लेकिन शुरुआत में जिस कंसेप्ट की वजह से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लाया गया था वो कंसेप्ट यही था। चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, समझ में आनी चाहिए। कंसेप्ट के साथ आपको फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जब आप किसी को जवाब देंगे ना तो ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए, ठीक है। और यहां पर आप प्रयास कीजिए, मैं उन टीचर्स को पढ़ रहे हैं जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, या उन टीचर्स को नहीं पढ़ रहे जो आपके साथ बैठकर आपके साथ एग्जाम्स देते हैं, आपके एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं और उन एग्जाम्स के उन टीचर्स के प्रिलिम्स भी नहीं निकलते। तो यू जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म जहां पर यू आर गेटिंग द रियल टीचर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोफेशंस को दी है। सो यू कैन गेट ऑल द प्रोफेशनल टीचर्स हियर, दोस वी ऑल टीम्स आर टेकिंग योर क्लासेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो यू पीपल जस्ट ट्रस्ट विद देम। So, यहाँ पर PSLV C11 की बात हो रही है, जहां पर चंद्रयान 1 की बात होती है। वहीं देखो समय के साथ साथ हमने क्या किया, PSLV C25 को यूज किया, और 25 की मदद से हमने तो भैया मंगलयान 1 भेज दिया। सर ये कर क्या रहे हो आप, अभी आपने कुछ लाख किलोमीटर बोला, अब आप तो कई सौ लाख किलोमीटर की बात करने लगे। एग्जैक्टली यानी सर इसका मतलब है कि PSLV की अब क्षमता काफी ज्यादा हो गई है, काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, फाइन। पर इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे PSLV की क्षमता होते होते हम यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम GSLV की बात करें, समझना दोस्त थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर हम GSLV की बात करें, GSLV जिसका पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या नाम है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक लाइन में सुनना। जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का कांसेप्ट क्या था, पोलर सैटेलाइट या लियो सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में ले जाना, वैसे ही GSLV में क्या कांसेप्ट है कि हम यहाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, यानी कहने का मतलब है दोस्त कि जो हमारे इनसेट और जीसैट सीरीज वाले सैटेलाइट होंगे ना, इनको हम कहां ले जाएंगे, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाएंगे, प्लस माइनस 5,000 to 6,000 किलोमीटर की दूरी तक हम इनको ले जाएंगे, इतनी दूरी तक हम इनको ले जाएंगे, ओके, इनको हम इतनी दूरी तक ले जाएंगे। एवरीबडी रिमेंबर दिस, ओके। ये है इनसेट ऑब्लिक जीसैट, 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस 5,000 to 6,000 किलोमीटर, एवरीबडी रिमेंबर, ये है इनसेट ऑब्लिक जीसैट। यहां पर कुछ चीजें और हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये है, आपको बताऊं, जो GSLV है ना, इधर देखना, जो GSLV है ना उसके कई वेरिएंट्स हैं, आप जरा समझना, GSLV के कई वेरिएंट्स हैं, ठीक है, GSLV के कई वेरिएंट्स हैं, मैं जरा बताता हूं, जरा समझना। सो GSLV के बहुत सारी किस्में हैं, वेरिएंट्स हैं जो डेवलप हुए, जैसे एक है जिसका नाम है GSLV MK1,
MK1, एक है जिसका नाम है GSLV MK2। ओके, MK2 MK1 में देखो दो चीजें आती है, 1A आता है और 1B आता है। पता है इनकी जो क्षमता थी सैटेलाइट्स को ले जाने की वो थी 1500 किलोग्राम से 1900 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को कहां ले जाना, 36,000 और प्लस माइनस 6,000 किलोमीटर की दूरी तक ले जाना। 36,000 किलोमीटर प्लस माइनस प्लस माइनस 5,000 से 6,000 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना। ठीक है, GSLV MK2 की क्षमता दो थी, यहां पे दो ऑप्शन है। एक था कि अगर 2500 किलोग्राम तक की मास का सैटेलाइट है तो वी कैन कैरी देम टू द GTO और प्लस माइनस, है ना, GTO प्लस प्लस, है ना, GTO और उससे ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। सो GTO या प्लस देन GTO। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि 36,000 और उसके ऊपर ले जा सकते हैं, डेफिनेटली, पर यहां पर मास डिपेंड करता है। और यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर देखोगे अगर इसका मास ज्यादा हो गया तो इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसको हम कहां ले जा सकते हैं, लियो ऑर्बिट में। तो अगर मास कम हो गया तो डिस्टेंस जो होगा, देखो, है ना, अगर मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है, ये लॉजिक आप खुद सोच सकते हैं, और मास ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस जो है वो कम है। या लियो की डिस्टेंस 50 to 2000 होती है और GTO की डिस्टेंस कितनी होती है, करीब करीब 36,000 और उसके ऊपर जाती है। ठीक है, उसके ऊपर जाती है। और एक चीज और आपको बताता हूं, जरा समझो। अब आप मुझसे एक चीज पूछने वाले हो, सर एक बात बताओ, फिर आपको GSLV की जरूरत ही क्या है? सर आपको GSLV की जरूरत ही क्या है? मैंने कहा क्यों सर, PSLV खुद 36,000 उसके ऊपर ले जा रहा है। सर ये देखो ना, इवन आपको बताऊं, ये जो IRNSS करके एक जो आपने अभी GPS लिखा था, वो सारे के सारे INSS जो थे वो GEO और GEO पे ले गए थे, वो GEO पर ले गए थे, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। GTO से हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए, तो मैं इसको GEO ही लिख रहा हूं हर जगह, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो सर इसका अंदर आप कह रहे हैं कि INSS जो सैटेलाइट से वो GEO पर ले गए थे। बिल्कुल, GEO और GTO पे जो ले गए थे वो सारे के सारे 36,000 के आसपास ही थे, प्लस माइनस कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो सर जब PSLV ही 36,000 ले जा रहा है, 3 लाख 400 लाख किलोमीटर ले जा रहा है, तो सर हमें GSLV की जरूरत क्यों है? है जरूरत, और ये बहुत जरूरी है। GTO का फुल फॉर्म है रोहित, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, है ना, इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। सो GTO का पूरा नाम है दोस्त, देखो मैं लिख देता हूं, GTO का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर GEO है ना, अगर GEO है, इसका डिस्टेंस होता है 36,000 किलोमीटर, और GTO जो होता है वो 36,000 किलोमीटर से प्लस माइनस 5,000 से 6,000 वो और घट बढ़ सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो अगर मैं GTO 36,000 लिख रहा हूं, अगर मैं GTO लिख रहा हूं तो 36,000 खुद GEO भी हो गया और प्लस माइनस 5,000 से 6,000 किलोमीटर की दूरी भी हो सकती है। इस केस में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके फाइन, लेकिन आपके सिलेबस में GEO है, जियोस्टेशनरी अर्थ है, आपके सिलेबस में पोलर सन सिंक्रोनस है, तो हम बाकी चीजों पे क्यों जाएंगे? ठीक है, लेकिन डिस्कशंस में बीच बीच में आ रहे हैं, तो यहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करें। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, देखो यहां पर यह कहता है कि सर आपने अभी बोला कि PSLV जो है वो पोलर पे ले जाते हैं। ठीक है, आपने बोला GSLV को हम जियोस्टेशनरी पर ले जाते हैं, प्लस माइनस थोड़ी और ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो सर फिर आपने यहां बाल्दी मार ली, आपने यहां पर पलटी मार ली। मैंने पलटी नहीं मारी, इसका एक लॉजिक है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं दोस्त कि समय रहते धीरे धीरे PSLV की क्वालिटी और अच्छी हो गई और वो और सैटेलाइट्स ले जाने लगे, लेकिन नामकरण जो था, नॉमेनक्लेचर उन्होंने शुरू में ही रख दिया था। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं GSLV बेटर है। क्यों बेटर है अभी आपको बताता हूं। ये जो PSLV है ना, यहां पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया, जरा देखो, एक नोट है जो इसरो की साइट पे लिखा गया। इसरो ने लिखा है अगर किसी सैटेलाइट का मास 1425 किलोग्राम तक है तो आप उसको GTO और उससे प्लस माइनस ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 17 उसके ऊपर जाकर हो गया, 1750 किलोग्राम तक हो गया, तो आप लियो में ले जा सकते हैं, है ना, और 1750 के ऊपर आप कहीं नहीं ले जा सकते, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर पे हो। तो सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि इसरो का ये कहना है कि अगर हमारा मास कम है तब तो दूरी तक चली जाएगी, और मास बढ़ बढ़ के 1750 तक भी पहुंच गया तो ये कम दूरी जाएगी, और 1750 के बाद तो ये कहीं नहीं जाएगा।
पहले हर कोई बताओ ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? जो इसरो ने अपडेट किया है अपने साइड पर, वो चीज सबका रिस्पांस मुझे जानना है, नहीं तो ये चीज आपके सर के ऊपर चली जाएगी। और ये चीजें आपको एमपीपीएससी में कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं साफ साफ बता रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग कुकुर और बिल्ली का नाम बताकर निकल लें और कहते हैं पहला कुत्ता लाइका था जो उसके अंदर बैठ के गया था, यही को सोच के आपके लग जाए भाई अगला हम लोग जाने वाले हैं कि नहीं। धीरे सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, और हमको इसका आंसर यहां पर हर किसी से चाहिए, हर किसी से चाहिए बच्चा, हर किसी से चाहिए, फालतू बात नहीं। उस कुकुर का नाम क्या था, उस बिल्ली का नाम क्या था, ये सब थोड़ा निकल जाइए, ठीक है। आप एसडीएम और डीएसपी बनने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए धाप साफ 1425 किलोग्राम को चिप, बहुत अच्छा, हर बच्चों का रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा। यानी कहने का मतलब है, आप लोग यही कह रहे हैं, आपके चैट में देख रहा हूं, कहने का मतलब यही है ना कि आपका जो जीएसएलवी है वो लिटरली पीएसएलवी से बेटर हुआ। आपको पता है, आप एक चीज देखो ना, यहां पर जहां पर आप 1750 1450 पे आप कह रहे हैं कि ये एंड है, यहां तो बताओ 1500 1900, यहां पर एंड देखो कितनी ज्यादा जा रही है, ठीक है। और आज देखो जीएसएलवी वगैरह, यहां पर तो मास ही मास बढ़ा जा रहा है, यहां मास ही मास बढ़ा जा रहा है। ग्रेट बच्चा, ग्रेट, एक्सेलेंट। यहां तो मास ही मास बढ़ा जा रहा है, यानी यहां पर आपको दिख रहा है, कि मास लगातार बढ़े जा रहे हैं। यानी ये कह लो कि अगर मास ज्यादा ले जाना है, ठीक है, और अधिक दूरी तक ले जाना है, तो हमको किसका यूज करना होगा? जीएसएलवी का यूज करना होगा। आपको इसका मैं प्रूफ दे देता हूं। आपको पता है जो आईएनएसएस के सारे सैटेलाइट्स गए हैं, इनका मास 1300 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, तो भी ये 36,000 तक है। आपको पता है जो चंद्रयान 1 था, उसका मास जो था वो 1380 किलोग्राम था, तभी ये ज्यादा दूर तक चला गया। ये जो मंगलयान था ना, ये भी 1300 के आसपास था। यानी कहने का मतलब है मास ज्यादा नहीं था, इसलिए चला गया। और आपको पता है जो चंद्रयान 2 था, जरा ध्यान देना, है ना। और इसके आगे और बताता हूं, जीएसएलवी में एक और वेरिएंट है। पता है जीएसएलवी में जो एक और वेरिएंट है, उसका नाम है MK3। इधर देखो, जीएसएलवी MK3। और MK3 की क्षमता पता है कितनी है? सुनो, इसकी 4000 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता है जीटीओ, और उससे प्लस माइनस, ठीक है, और उससे भी दूर। और अगर ये 8000 किलो हो गया से ले जाकर 10,000 किलो तक, तब ये ले जाता है लियो में, और वो भी अंडरस्टूड है। इसका मतलब सर यहां तो भारी भार है। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको क्लू देता हूं, चंद्रयान में भले आप इससे ले गए हैं पीएसएलवी से, लेकिन चंद्रयान 2 आप जो ले गए हैं बच्चा, इधर देखो, चंद्रयान 2 जो आप ले गए हैं ना, वो आप ले गए हैं इस वाले क्वालिटी के जीएसएलवी से। क्यों? क्योंकि उसका मास जो था वो 3877 केजी था। अब बताओ, क्या 3877 केजी को ज्यादा दूर तक ले जाने की क्षमता पीएसएलवी में है? जल्दी बोलो नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ बोलो नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ बोलो कि नहीं। ओके विवन, नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, अगर मास ज्यादा ले जाना है और ज्यादा दूरी ले जानी है, तो हमें जीएसएलवी ही चाहिए। ओके, और यहां पर तो अगर ज्यादा दूरी ही ले जानी है, तो यहां का मैक्सिमम मास 1425 है ना, और कम दूरी ले जानी है तो मैक्सिमम 1750 है। यहां कम दूरी ले जानी है तो बताओ, है ना, 10,000 तक आप ले जा सकते हैं। ओके, हर किसी का चाहिए हमको, यहां पे बढ़िया वाला आंसर चाहिए, ठीक है। फालतू यहां पे काम मत कीजिए यहां पे। अब फिर मैं आपको कह रहा हूं, है ना, आप प्रयास केजी की क्लास में हैं, ठीक है। यूट्यूब पर ये चल के आ रहा है ना, वो नौटंकी वाली क्लास में नहीं है। सीधा काम की बात, नो बकवास, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये साफ साफ दिख रहा है, 38, ये बता दो, 3877 केजी 3 लाख किलोमीटर ले जाने की क्षमता कभी पीएसएलवी में है? कभी नहीं है। यहां पर 3 लाख अगर जा भी रहा है तो देखो मास 1380 है। यहां देखो 3 लाख जा भी रहा है किलोमीटर, तो यहां पर मास 3877 है। और एक बात बताओ, अगर आप ज्यादा मास नहीं ले जा पाओगे, तो आप खुद बताओ कि आप अच्छी चीजें ज्यादा नहीं ले जा पाओगे, तो आप कैसे उसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, कैसे उससे ज्यादा काम कराओगे। इसलिए मास हमेशा मैटर करता है। ज्यादा चीजें लगा के ले जाओगे, ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आएगा उसका, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आपको लगे हाथों ये 2 चीजें और बता देता। जानते हो जो आपका गगनयान है ना, जो आपका गगनयान की तैयारी चल रही है, गगनयान इधर देख लो, यही समझा देता हूं। आप यहीं पर दोबारा दिमाग नहीं लगाना होगा। जो गगनयान की तैयारी चल रही है ना, गगनयान ये ले जाएगा, ये वाला जीएसएलवी MK3। गगनयान का 7000 से 8000 किलो न्यूज में आ रहा है। ये करीब 7000 से 8000 किलो का होने वाला है, 7000 to 8000। तो ये आप किसकी मदद से ले जाने वाले हो? ये जीएसएलवी MK3 की मदद से जाने वाला है। ओके, ये आपका जीएसएलवी MK3 की मदद से जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको बताऊं, ये जो 5वां जनरेशन था ना, इसमें कुछ और नहीं था।
ठीक है, यहां पे तो उन्होंने PSLV ही रखा है, यहां पे उन्होंने क्या रखा है, यहां पे चौथी जनरेशन में GSLV का MK1 रख दिया है, Mach1 रख दिया है और ये Mark 2 रख दिया है, ठीक है। और जो पांचवी जनरेशन, इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, थोड़ा सा खुराफात करके Mark 3 को इन्होंने 5th जनरेशन कह दिया है बस। जो आपके मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। आप लोगों के मेंस के पेपर में पूछा गया कि GSLV जो पूरे लॉन्च व्हीकल्स के 5 जनरेशन के नाम बताओ, तो आपके 5 जनरेशन है, 5वां जनरेशन आप किसे बोलोगे? 5 जनरेशन में आप 5वां जनरेशन बोलोगे बच्चा किसको? दिस वन, GSLV MK3, और MK टर्म यहां पे रिप्रेजेंट करता है मार्क को, MARK को। So sir, is geospatial for 36,000 km? Definitely you are right, spatial for 36,000 km, लेकिन है ना जियोस्पेशियल, हाँ जियो तो आपका 36,000 है, एग्जैक्टली 100% राइट, 100% राइट। आप एक क्वेश्चन की टाइमिंग अप है, आप ऐसे जितने को क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल हियर फॉर 3 minutes मोर। सो वट एवर योर पीपल हैव योर क्वेरीज यू कैन आस्क मी, नाउ इट्स योर टाइम। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेगा। आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू। ये चीजें आपको कहीं मिलेंगे नहीं, या फिर वही बात हो गई, फिर दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, चीजें अच्छी नहीं लगती, आप अपने हैं। इस वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखिएगा, ठीक है। ये टेक्निकल चीजें हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही कोशिश कर रहा हूं सिंपल तरीके से समझाने के लिए। ओके, यहां पे आप देख लो जियो और जीटीओ में यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके एवरीवन, यहां पे किसी को भी जियो और जीटीओ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने फिर बोला यहां पे ध्यान रखना, GSLV MK3 में मैंने आपको समझा दिया। और ये देखो यहां कुछ है नहीं, खुराफात हुआ है बस। क्या खुराफात हुआ है? पहले इन्हीं चीजों में क्या करते थे, इन चीजों में कभी इन्होंने नहीं बोला। बाद में जाकर अभी पिछले 2 सालों से इन्होंने क्या कर दिया कि GSLV MK3 को इन्होंने 5th जनरेशन बोल दिया। ठीक है, चलेगा, क्यों? क्योंकि ये न्यू जनरेशन है। और डेफिनेटली आज जो बड़े बड़े काम हम करने वाले हैं, जैसे गगनयान, जैसे इवन इंडिया का अपना टारगेट है, इंडिया हैज टारगेट टू हैव ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030, जिसका काम हम गगनयान के बात करने वाले हैं और जिसपे हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, इस पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सर नोट ऑफ इसरो एक्सप्लेन अगेन, आई गॉट कंफ्यूज। बच्चा आप घबराओ नहीं, सारा का सारा जो ये है ना, जो इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है, एक साथ करेंगे। रुक जाओ, घबराओ नहीं। अभी स्पेस में कम से कम 3 दिन और बाकी हैं, घबराओ नहीं। ओके, बट आई रिकमेंड टू एवरीवन, प्लीज एक बार वीडियोस को आराम से जरूर सुनेंगे। आज का जो भी टॉपिक था वो काफी टेक्निकल था। ओके, बट स्टिल आई गॉट अराउंड एटलीस्ट करीब हर बच्चों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही आया है। ओके, क्वेश्चंस आप तभी पूछते हैं व्हेन यू हैव एनी डाउट्स, और डाउट्स तभी होता है जब आपको कुछ समझ में आता है। इट मींस यू पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, इट्स गुड। ओके, ग्रेट। जल्दी 1 मिनट और, आई एम ऑल्सो अवेलेबल हियर जस्ट फॉर 1 minute मोर। फास्ट 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 फास्ट। सो प्लीज रिकैप दैट नोट फॉर द इसरोस। ठीक है, गुड 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 गुड। जल्दी 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 बच्चों। Great. So done. ठीक है, फिर आई थिंक नो वन हैव एनी डाउट्स हियर राइट नाउ, है ना? सो आई थिंक आई कैन लीव राइट नाउ, बट यू पीपल प्रॉमिस मी, स्पेशली फॉर टुडे क्लास, कि आप इस पूरे लेक्चर को एक बार जरूर देखोगे। प्लीज फास्ट प्रॉमिस मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट टू एनीवन। प्लीज फास्ट प्रॉमिस मी, आई एम गोइंग टू लीव राइट नाउ। इस क्लास को एक बार जरूर देखना, इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं, और कल मैं फिर आऊंगा, और इसमें अगर कोई डाउट हुआ तो जरूर पूछना। याद रखना, आप सब अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं हो, मेरे लिए बाद में हो। ओके, सो पहले ये पीपल, क्या क्वेश्चन है भाई? थैंक यू, जय हिंद, प्रयास किए जी, गुड 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 गुड। देखेंगे सर, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देयर ओन स्पेस स्टेशन। सोनिया बच्चा घबराओ नहीं, ये चीज आगे आने वाली है, हम सब आगे करने वाले हैं अपने स्पेस स्टेशन को, लेकिन हम ये पढ़ेंगे अपने फ्यूचर मिशन में। अभी तो बच्चा आई एम डिस्कसिंग विथ यू सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल ना, तो व्हाई यू वरी अबाउट इट, व्हाई यू वरी अबाउट इट, जस्ट वेट, आएगा आएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू। चलो बच्चों, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।